शेयर मार्केट को सट्टा बाजार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शेयरों के भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। अब भविष्य अनिश्चित है तो यह अनुमान कभी सही निकलता है तो कभी गलत। अपने इसी अनुमान को बेहतर बनाने की टेक्निक को ट्रेडिंग स्किल कहते हैं और जो ऐसा कर पाता है उसे सक्सेसफुल ट्रेडर। जो अपने इस अनुमान में बार बार गलत निकलता है वो अपनी पूंजी से हाथ खो बैठता है और बर्बादी की कगार पर आ जाता है। शेयर मार्केट को सट्टा बाजार के अलावा अपनी पूंजी को धीरे धीरे बिना जल्दी रिटर्न के लालच के बढ़ाने का साधन भी माना जाता है। इसी प्रक्रिया को इन्वेस्टिंग कहते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नाम की ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। आज की ये वीडियो मार्केट में होने वाले इन्हीं दोनों प्रोसेस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को बुनियादी तौर पर समझने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो है ही जो शेयर मार्केट में नए आए हैं और शेयर की बुनियादी बातों को समझने में जिनकी रुचि है। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो शेयर मार्केट से वाकिफ है और इससे जुड़े विभिन्न टॉपिकों के बारे में जानने में और उन पर सोचने में जिनकी रुचि है। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने से पहले हम एक बार शेयर को सरल भाषा में समझ लेते हैं। शेयर कंपनी में आपकी हिस्सेदारी को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी के टोटल 100 शेयर है और वो 100 के 100 शेयर आप ही के पास है तो आप उस कंपनी के एकलौते मालिक हो और आप उस कंपनी के भविष्य को लेकर जो चाहे वो निर्णय ले सकते हो। इसी तरह अगर वो 100 शेयर दो लोगों के बीच में बराबर बटे हुए हैं यानी कि दोनों के पास 50-50 शेयर है, इसका मतलब है कि एक दूसरे की हामी के बगैर कंपनी से जुड़े जरूरी निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो शेयर आपकी किसी कंपनी में हिस्सेदारी को दर्शाता है। किसी कंपनी के शेयर रखने वाले लोगों को शेयर होल्डर कहा जाता है। जिसके पास जितने प्रतिशत शेयर होते हैं उतनी प्रतिशत कंपनी के फैसलों और फायदों का वो हकदार होता है। अब ये शेयर पब्लिक तक पहुंचते कैसे, ये भी एक मजेदार जर्नी है। शुरुआत में जब बिजनेस अपनी शुरुआती चरणों पर होता है तो काफी कम पैसों में ही उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब शुरुआती चरणों में ये पैसे की रिक्वायरमेंट बिजनेस ओनर अपने संबंधी, रिश्तेदार या फिर जान पहचान के लोगों से मांगकर पूरी करता है। लेकिन जब बिजनेस काफी बड़ा हो जाता है तब उसको और ग्रो करने में करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है। इन करोड़ों रुपयों की रिक्वायरमेंट अपने जान पहचान वालों से पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे में बिजनेस ओनर पैसे रेज करने के लिए पब्लिक के पास जाता है। इसी प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी अपने शेयर पब्लिक को देती है और पब्लिक शेयर के बदले कंपनी को पैसे देती है। इससे कंपनी को यह फायदा होता है कि उसे पैसे मिल जाते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी नुकसान है कि बिजनेस ओनर को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर खरीदे उनके साथ शेयर करनी पड़ती है। तो आईपीओ के जरिए कंपनी शेयर के बदले पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक पैसे के बदले कंपनी से शेयर। आईपीओ को प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंपनी और शेयर खरीदने वाली पब्लिक डायरेक्टली एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करती है। अब जब पब्लिक इन्हीं शेयरों को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करती है तो उसे ही शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक के बीच में शेयर एक्सचेंज होते हैं और ये पैसा कंपनी को नहीं मिलता क्योंकि कंपनी पहले ही आईपीओ के जरिए पब्लिक से पैसा ले चुकी है। अब कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने के लिए एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। एक्सचेंज वह जगह होती है जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। मार्केट में कई सारी एक्सचेंज है जहां पर आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो, जैसे कि जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, 5 पैसा। इन एक्सचेंज पर आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। इस सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए एक्सचेंज आपसे कुछ पैसे लेती है जो कि अलग अलग एक्सचेंज के लिए अलग अलग होता है। एक्सचेंज के अलावा सरकार भी आपसे टीडीएस और कैपिटल गेन्स टैक्स के जरिए शेयर को खरीदने और बेचने पर पैसा लेती है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो टीडीएस के जरिए, जिसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहा जाता है, आपसे टैक्स लिया जाता है। ज्यादातर ये टैक्स आपकी कुल खरीदारी या फिर बिक्री का 1% होता है, लेकिन इसे सरकार चेंज भी कर सकती है। इसी तरह सरकार आपसे कैपिटल गेन टैक्स भी लेती है। अगर आपके शेयरों पर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट, जो कि 10 से 30% के बीच में होता है, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है। यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कैपिटल गेन टैक्स हमेशा प्रॉफिट पर लिया जाता है, ना कि लॉस पर। तो ये था शेयर मार्केट का ओवरऑल ढांचा, जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस शेयर मार्केट में 2 तरीके के प्लेयर आते हैं, एक को ट्रेडर कहते हैं और दूसरे को इन्वेस्टर। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर कुछ जनरल बातें सुनाई देती है, जैसे कि इन्वेस्टर का ध्यान कंपनी के फंडामेंटल पर होता है, कंपनी के बिजनेस, कंपनी की सेल, प्रॉफिट मार्जिन पर होता है। वहीं पर ट्रेडर का ध्यान इस बात पर होता है कि कंपनी के शेयर छोटे समय के लिए कैसा परफॉर्म करने वाले हैं।
जहां पर इन्वेस्टर किसी अच्छी कंपनी को खरीदने के चक्कर में रहता है और किसी बुरी कंपनी से अपने आप को दूर रखता है, वहीं पर ट्रेडर ऐसा भेदभाव नहीं करता और वह हर एक शेयर को इस आधार पर खरीदने में तैयार हो जाता है कि छोटे समय के लिए वह शेयर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जहां पर ट्रेडर लिक्विडिटी के ताक में रहता है, ट्रेडर उन शेयर को ज्यादा खरीदना चाहता है जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब जहां पर पैसा ज्यादा जा रहा है। वही इन्वेस्टर छोटे समय की लिक्विडिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वह ऐसी कंपनी को भी खरीदने में तैयार हो जाते हैं जहां पर अभी ज्यादा पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन उन्हें पता है भविष्य में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और इसका फायदा वो उठा पाएंगे। ये कुछ जनरल डेफिनेशन थी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में जो हमें मार्केट में सुनाई देती है, लेकिन ट्रेडर और इन्वेस्टर में फर्क करना काफी मुश्किल है। कब ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है और इन्वेस्टर ट्रेडर, इसका पता भी नहीं लगता। इसीलिए हमारे पास ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की ही सटीक डेफिनेशन होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम ये जान पाए कि मार्केट के अंदर कौन ट्रेडर है और कौन इन्वेस्टर। सो लेट्स बी प्रिसाइज। ट्रेडिंग की अगर मैं प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रेडिंग इज एन एक्टिविटी इन विच बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डाटा वी ट्राई टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड with the aim of two things. First, preservation of capital and second, फेवरेबल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। तो ट्रेडिंग एक एक्टिविटी है जहां पर ट्रेडर मार्केट में उपलब्ध डाटा को एनालाइज करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यहां पर मैं अवेलेबल डाटा की बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं भी है जो सडनली होती है और जिसका पहले से अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, ये नेचुरल इवेंट भी शेयर मार्केट को इफेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि इनका पहले से अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, इसलिए ट्रेडर इन पर ध्यान नहीं देता और जो अवेलेबल डाटा मार्केट में मौजूद है उसको एनालाइज करके ट्रेडर कंपनी के फ्यूचर ट्रेंड की प्रेडिक्शन करता है। लेकिन जो अच्छा ट्रेडर होता है वो इस बात को स्वीकार करता है कि बेशक वर्ल्ड का बेस्ट अवेलेबल डाटा है किसी शेयर को एनालाइज करने के लिए, फिर भी उसके एनालिसिस में कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी को वेदर फोरकास्टिंग से भी समझा जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग की डेफिनेशन भी ट्रेडिंग की डेफिनेशन की तरह ही है। वेदर फोरकास्टिंग भी एक एक्टिविटी है जिसमें जो अवेलेबल डाटा वेदर फोरकास्टर के पास होता है, जैसे कि परसेप्शन लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनको वेदर फोरकास्टर एनालाइज करता है और उसके आधार पर वह प्रेडिक्ट करता है कि मौसम का फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाला है, बरसात होने वाली है या धूप निकलने वाली है या बादल छाने वाले हैं। ये प्रेडिक्शन हमेशा परसेंटेज में की जाती है कि कितने परसेंट चांस है बारिश होने के। कोई भी यह नहीं कह सकता कि 100% ही बारिश होगी, क्योंकि हमेशा अनसर्टेनिटी होती ही है। तो एक ट्रेडर का सबसे पहला काम है कि वह जो उसकी कैपिटल है उसको बचाए रखे, उसको लूज ना करे। दूसरा एम जो ट्रेडर अपने दिमाग में रखता है वह है फेवरेबल रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क रेशियो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किसी शेयर को लेकर प्रेडिक्शन में 50% चांस है ठीक होने के और 50% चांस है गलत होने के, तो यहाँ पर रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क रेशियो 1 है। वहीं पर अगर रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क का रेशियो 2 है, जिसका मतलब है कि अगर आप 1 रुपये लूज करते हो तो आप 2 रुपये कमाते हो। यह रेशियो ट्रेडर के लिए जानना काफी जरूरी है। ट्रेडर किसी भी ट्रेड में तभी एंट्री करता है जब उसे रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क का रेशियो पता हो और वो रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क का रेशियो फेवरेबल हो। ट्रेडर कभी भी 1 रेशियो वाली ट्रेड में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसे गवर्नमेंट के TDS टैक्स और एक्सचेंज चार्जेस की वजह से लॉस ही होगा। तो कोई भी ट्रेडर 1 रेशियो में किसी ट्रेड में एंटर नहीं करता। इसीलिए मैंने फेवरेबल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वर्ड यूज किया है। फेवरेबल इसीलिए क्योंकि हर किसी ट्रेडर की रिस्क रिवॉर्ड की डेफिनेशन अलग अलग होती है। कोई अगर रेशियो 1.5 भी अच्छा समझता है तो कोई ट्रेडर कहता है कि मैं एंटर तभी करूंगा जब 2 रेशियो या इससे ज्यादा होगा। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेडर नहीं है जिनके 10 में से 10 अनुमान ठीक निकले, जो कि लगभग असंभव है। बल्कि अगर उनके 10 में से 6 अनुमान या फिर 7 अनुमान भी ठीक हो तो भी वो अच्छे खासे शेयर मार्केट में पैसे कमा सकता है। और अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जिसके 10 में से 8 अनुमान या उससे ज्यादा ठीक हो तो उसको ट्रेडिंग की दुनिया में काफी महान ट्रेडर समझा जा सकता है। ट्रेडिंग से जुड़े कुछ खतरे भी है जो कि हर एक ट्रेडर को समझने चाहिए। पहला खतरा ये कि ट्रेडर कई बार ये भूल जाता है कि ट्रेडिंग एक प्रेडिक्शन गेम है और अवेलेबल डाटा को एनालाइज करने के बाद भी हो सकता है कि प्रेडिक्शन गलत निकल आए। जैसे कि वेदर फोरकास्टर ने प्रेडिक्शन दी कि कल या परसों बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना भी हो। कुछ ट्रेडर अपने एक प्रेडिक्शन के ऊपर अच्छी खासी कैपिटल लगा देते हैं, जिसकी वजह से अगर उनकी प्रेडिक्शन गलत होती है तो उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर एक ट्रेडर को रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो पता भी चल जाता है कि रिवॉर्ड 70% है और रिस्क सिर्फ 30%, फिर भी 30% रिस्क तो है ही, जिसका मतलब है कि अगर वह एक ही शेयर पर अपने सारे पैसे लगा देता है और अगर 30% रिस्क वाला सिनेरियो सही निकलता है
तो उसके जो पैसे हैं वो डूब जाएंगे और वह आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो मैच्योर ट्रेडर होते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि वो अपनी कैपिटल को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। एक शेयर में पैसा लगाने से यह खतरा होता है कि अगर आप गलत निकलते हो तो आपके पैसे वही की वही डूब जाते हैं। लेकिन उसी पैसे को कई सारे शेयर में डाइवर्सिफाई करने के बाद अगर आप गलत भी निकलते हो तो 10 में से 3 बार आप गलत निकलते हो, 7 बार आप ठीक निकलते हो, जिससे आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो। दूसरा जो ट्रेडिंग का खतरा है वह है शॉर्टर टाइम फ्रेम की प्रेडिक्शन। जैसे कि यह बताना काफ़ी मुश्किल है कि किस टाइम पर बारिश होगी। यह बताना तो आसान है कि बारिश कल होगी या कल या परसों के रेंज में होगी, लेकिन यह सटीक तरीके से बताना कि बारिश 10:40 पर होगी या 9:30 बजे होगी, यह काफ़ी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल काम है। तो जब भी ट्रेडर शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने की सोचता है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में डाटा को एनालाइज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो ट्रेडर डे ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे करते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है। इसको बचने के लिए आप जो है टाइम फ्रेम को बढ़ा सकते हैं। और ये कहने की कि आज ये शेयर इतना बढ़ेगा, इससे कई ज़्यादा सटीक है ये कहना कि इस हफ्ते या महीने शेयर का ट्रेंड ये रहने वाला है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में शेयर को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि वीकली या मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा ट्रेडिंग का जो नुकसान है वह यह है कि ट्रेडर आता तो ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन कब वह इन्वेस्टर बन जाता है इसका पता भी नहीं चलता। जैसे ट्रेडर विक ने अपनी किताब में लिखा है कि किसी के हाथ को अगर कोई क्रोकोडाइल काट ले तो सबसे अच्छी टेक्निक ये ही होगी कि उस हाथ को कटा हुआ मानकर अपने शरीर को बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन लोगों का एक मानसिक झुकाव इस तरफ होता है कि वह यह चीज स्वीकार नहीं करते कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वह गलत साबित हुई, और चुपचाप अपना लॉस उठाने की बजाय वह यह सोचकर शेयर को वहीं की वहीं छोड़ देते कि फ्यूचर में शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा और फिर वो ट्रेडर उन पैसे को निकाल लेगा। इसके काफ़ी सारे नुकसान है। पहला नुकसान यह है कि आपके जो पैसे हैं वो कई साल के लिए अब फ्रीज हो चुके हैं। अगर आप उन पैसों को बैंक में भी डाल देते उस पर भी 4% के रेट पर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपके पैसे जो है कई साल के लिए डूब गए हैं और आप इन्हें निकाल भी नहीं रहे, इस उम्मीद में कि ये पैसे अपनी उस लेवल पर आ जाएंगे जिस पर ये थे। अगर ट्रेडर की प्रेडिक्शन गलत निकलती है तो ट्रेडर को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने लॉस को वही उठाकर उन पैसों को निकालकर कई दूसरी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। अगला ट्रेडिंग का खतरा है ओवर ट्रेड। कुछ स्थिति ऐसी होती है जो ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, तो इसका विपरीत भी ठीक है कि कुछ स्थिति ऐसी होती है जो ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि तेजी में सबका बोलबाला और मंदी में सबका मुंह काला। तो तेजी में क्या होता है, अगर कोई भी नौसिखिया अपने पैसे लगाता है तो उसको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं। बिना कोई ट्रेडिंग सेटअप, बिना कोई नॉलेज के वो ट्रेडिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, जिससे उसे लगता है कि उससे बड़ा कोई ट्रेडर ही नहीं है, वो एक ही दिन में अंबानी या अडानी बन जाएगा। जबकि असलियत में हो क्या रहा है कि जो शेयर मार्केट है वो उस समय तेजी पर है। तो कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो हर मौसम में ट्रेडिंग करने की सोचते हैं, जो कि एक बेकार एडवाइस है। ट्रेडर को ओवर ट्रेड से बचना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ट्रेडिंग के बारे में सभी बेसिक बातें और ट्रेडिंग से जुड़े कुछ खतरों के बारे में पता चला है। अब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए की जाने वाली एक्टिविटी है। लंबा समय जिसके अंदर कंपनी की गुणवत्ता को देखकर डिसीजन लिए जाते हैं और अच्छी कंपनियों की तलाश में इन्वेस्टमेंट की जाती है जिसमें भविष्य में ज़्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद हो। इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी डेफिनेशन हमें बेंजामिन ग्राम और डेविड डोड की किताब सिक्योरिटी एनालिसिस से मिलती है। इन्वेस्टमेंट, बेंजामिन ग्राम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन इन विच अपॉन थोरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड अ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें थोरो एनालिसिस के बाद दो चीजों का प्रॉमिस मिल जाए। पहला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि आपके पैसे डूबे ना, और दूसरा सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न। अगर कोई किसी कंपनी का डीप एनालिसिस नहीं करता और अपनी भावनाओं से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो आप उसको इन्वेस्टर नहीं कह सकते। इन्वेस्टर का सबसे पहला काम है कि वह जिस भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा है उसका थोरो एनालिसिस करे और उसके बाद अगर उसको यह दो प्रॉमिस मिल रहे हैं, पहला कि उसके पैसे जो है डूबे ना, और दूसरा वो जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए उसका भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न उसे मिले, तो वो उस कंपनी में पैसे लगा सकता है और उसी पैसे को लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन अगर आपको यह दो प्रोमिसेस नहीं मिल रहे हैं कि आपके पैसे बचे रहेंगे और दूसरा आपको रिटर्न मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को वॉरेन बफेट ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राम के शिष्य है।
वॉरेन बफेट, जिनको विजर्ड ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है हमारे टाइम के। उन्होंने नामी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जिनमें कोको कोला, अमेरिकन बैंक, एप्पल जैसी कंपनियां शामिल है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में उन्होंने कहा कि द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज यू डू नॉट लूज मनी एंड द सेकंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज यू डू नॉट फॉरगेट फर्स्ट रूल। इसीलिए जो इन्वेस्टर है उसका सबसे पहला काम यह है कि एनालिसिस करना और किसी भी हालत में अपने पैसे को लूज नहीं करना। दूसरा, सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न। सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग है। कुछ इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 8%, तो कुछ के लिए 10, 15, 20 या 30% भी है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न 10% या उससे ऊपर के रिटर्न को ही हम कहेंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि आपको बैंक से 4% रिटर्न मिलता है, वही LIC जैसे इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड से 6 से 7%, वहीं किसी AAA रेटेड कंपनी के बॉन्ड से 8 से 10%। तो अगर इन्वेस्टर रिस्क उठाकर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ये सोचकर करता है कि बैंक रिटर्न या LIC या फिर बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न वो शेयर के माध्यम से जुटा पाएगा। इसीलिए 10% या उससे ज़्यादा का रिटर्न एक इन्वेस्टर के लिए सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न कहा जा सकता है। इन्वेस्टर थोरो एनालिसिस के बाद कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करता है और उस शेयर को तभी खरीदता है जब मार्केट में वो शेयर उस इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट पर मिले। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से कम है तो इन्वेस्टर उसे खरीदने की सोचता है, और अगर उससे ज़्यादा तो इन्वेस्टर उसे नहीं खरीदता, बेशक वो कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। क्योंकि अच्छी कंपनी होने का मतलब यह नहीं कि आप जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से 40 गुना या 50 गुना पैसे दे दो। ऐसा करने पर आपको सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न नहीं मिलेगा। तो चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो कंपनी सोने की मुर्गी हो, उसे भी खरीदने का एक प्राइस होता है। अब मार्केट के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, पहला इनएक्टिव इन्वेस्टर और दूसरा एक्टिव इन्वेस्टर। कुछ इन्वेस्टर हो सकता है कि जॉब करते हो और उनके पास टाइम ना हो कि वह थोरो एनालिसिस करे, तो वे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में अपने पैसे लगाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को इनएक्टिव इन्वेस्टर कहा जाता है। एक्टिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो थोरो रिसर्च के बाद अपने आप डायरेक्टली कंपनी को खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से एक एवरेज इंसान के लिए क्या बढ़िया है। इसमें मैं अपनी खुद की राय दूंगा, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बनाई है। तो ये मत समझना कि ये राय बिल्कुल 100% ठीक है, ये गलत भी हो सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट जनरली ट्रेडिंग से अच्छी है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रेडिंग छोटे टाइम पीरियड में की जाती है। अब शॉर्ट टर्म में शेयर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये कई सारी चीज़ों पर निर्भर होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी 2 कंट्री के बीच में वॉर शुरू हो गया, या फिर कोई बीमारी फैल गई, या फिर पेंडेमिक फैल गया, तो ये सारी चीज़ अचानक आती है और अचानक से शेयर मार्केट को इफेक्ट करती है। लेकिन इनका इफेक्ट भी छोटे समय के लिए होता है, बड़े समय तक इनका इफेक्ट नहीं होता। तो यह जो घटनाएं होती है यह छोटे समय के लिए शेयर प्राइस को काफ़ी हिला के रख देती है, और हो सकता है कि ट्रेडर अचानक ऐसी परिस्थिति में फंस जाए, मतलब कि गलत प्रभाव में पकड़ा जाए। वहीं पर इनका प्रभाव जो है बड़े टर्म पर नहीं देखा गया है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ अगर कोई कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी विचित्र घटना हो जाए, फिर भी वो कंपनी इन दी फ्यूचर अच्छा रिटर्न दे देगी। तो यह भी एक कारण है कि इन्वेस्टिंग मुझे ट्रेडिंग से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है। इन्वेस्टिंग में आप जो है लंबे टाइम पीरियड में डील करते हो, तो आपके अंदर एक पेशेंस जरूर आता है। आप कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लेकर चलते हो, क्योंकि आप लंबे टाइम पीरियड जैसे कि 10 साल की सोच के चलते हो, तो आप ये नहीं सोचते कि आपके पैसे एक ही साल में डबल हो जाए या फिर एक ही महीने में डबल हो जाए। इस सोच की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट आपका ध्यान नहीं जाता। जबकि ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है कि आपको लालच आ जाए कि आप जो है एक ही महीने में पैसे डबल करने की सोचे, या फिर आप एक ही साल में करोड़पति बनने की सोचे। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है समय, और ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है समय। क्योंकि ट्रेडर अगर काफ़ी समय तक पैसा नहीं कमा पा रहा है तो हो सकता है वह नर्वस हो जाएगा और वह और रिस्की डिसीजन लेगा, और रिस्की डिसीजन लेने की वजह से वह कभी ना कभी पैसे लूज करेगा। लेकिन इन्वेस्टर के हाथ में समय ही समय है। जैसे कि आप निफ्टी या फिर सेंसेक्स जैसी इंडेक्स को ही देख लो। हो सकता है कि आज या कल में सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे काफ़ी बढ़े, लेकिन अगर आप ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी का ट्रेंड देखें तो अगर कोई 1990 में
सेंसेक्स को खरीदता या फिर निफ्टी को खरीदता तो आज जो है उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलता। क्योंकि समय जो है इन्वेस्टर का फ्रेंड होता है, वहीं पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैंने बताया कि छोटे टाइम पीरियड में शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, वहीं पर इन्वेस्टर जो है चुपचाप धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से पैसा लगाता है और धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाता है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा तरीका है पैसे को बढ़ाने का। लेकिन यह मेरी पर्सनल राय है और जरूरी नहीं कि आप इस पर चले। आप चाहे तो इसे अपना सकते हैं या फिर इसे उठाकर डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।